कई बार बहुत सारे लोग इवन अपने क्राइम तक फैमिली मेंबर भी ये सवाल पूछते हैं, उठाते हैं कि क्या क्राइम की स्टोरीज या क्राइम के शो क्रिमिनल को या आम लोगों को आइडियाज देते हैं? क्या क्राइम शोज से लोगों को क्राइम करने के नए नए तरीकों का सुराग मिलता है या क्राइम करने के बाद उन सबूतों को छुपाने का आइडियाज मिलता है? मैंने इसका जवाब अक्सर दिया है कि दोनों पहलू हैं इसके। एक तरफ सावधान भी किया जाता है और एक तरफ इसमें भी कोई शक नहीं कि लोग आइडियाज लेते हैं। लेकिन आज की कहानी दूसरे पहलू की है कि कैसे एक क्राइम शो से एक शख्स ने एक आइडिया चुराया और फिर उसके बाद क्या कुछ करता है। कहानी बेहद खूबसूरत शहर उदयपुर की है। उदयपुर के करीब एक राजसमंद का इलाका है। 20 जनवरी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि एक शख्स जो वेपन यानी कि हथियारों की तस्करी करता है, लोगों को बेचता है, उसके थ्रू उस डीलर तक पुलिस पहुंचती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब उससे पूछताछ होती है कि ये बता तूने कितने हथियार किन किन लोगों को बेचे या किन किन को दिए। अब वो अलग अलग नाम लेता है, पुलिस उनमें से सबको उठाना शुरू कर देती है। उसी में से वो एक और नाम लेता है और कहता है कि एक राहुल नाम का शख्स है जो राजसमंद में रहता है और उदयपुर के एक मंदिर में पुजारी है, और मैंने 4-5 साल पहले उसको एक पिस्टल दिया था। अब पुलिस चौंकती है, एक पुजारी पिस्टल लेकर क्या करेगा। खैर, अब पुलिस जाती है उस मंदिर में, पता चलता है कि वो तो मंदिर में आता नहीं है, उसने कुछ अपना और बिजनेस शुरू कर दिया, वो चाय की पत्ती का डीलर बन चुका है। खैर, मुखबिरों के जरिए पुलिस उस पर नजर रखती है और आखिरकार राहुल पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। अब पुलिस राहुल से पूछताछ करती है कि भाई ये हथियार तुमने क्यों लिया। तब वो बताता है कि 5-6 साल पहले वो आए मंदिर में, मैं पुजारी था और ऐसी ही कुछ बात हुई और मुझे भी नहीं मालूम कि मैंने ये क्यों लिया, इसका क्या इस्तेमाल है। और राहुल सच कह रहा था, झूठ नहीं कह रहा था। तो उसने कहा बस मैंने ले लिया और लेकर रख दिया, रखने के बाद भूल गया। अब आपने कहा तो याद आया कि कहीं रखा है, तो उसने खैर बरामदगी भी दिखा दी। अब राहुल के बारे में पुलिस ने पूछताछ की कि कहीं इसका ताल्लुक किसी गैंगस्टर, किसी क्रिमिनल गैंग या फिर किसी टेररिस्ट ग्रुप से तो नहीं है। तो जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो राहुल ने अपने बारे में बताया कि देखिए, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, पहले मैं एक मंदिर में पुजारी हुआ करता था, एक दिल्ली गेट करके मंदिर है वहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से हट गया और मैंने अपना काम शुरू किया। कहाँ एक हथियार का केस और कहाँ एक लाश। बहुत सारी ऐसी उलझी हुई कहानियां होती हैं। कुकू एफएम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर ऐसी 2 कहानियां हैं। एक विद्या जैन मर्डर मिस्ट्री, 50 साल पहले एक प्रेसिडेंट के डॉक्टर रहे और कैसे उन पर उनकी अपनी ही वाइफ के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। और दूसरा केस है एक पूनिया मर्डर केस। पूनिया मर्डर केस कैसे जब कातिल को सजा मिली तो उसने फिर पूरे इस केस को ऐतिहासिक बना दिया था। ये वो मुकदमा है। तो ये 2 कहानियां हैं, विद्या जैन मर्डर केस या विद्या जैन मर्डर मिस्ट्री और दूसरा पूनिया मर्डर केस। कुकू एफएम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर आप जरूर सुने, और सुने तो पूरा सुने, बीच में रोकेंगे तो फिर कहानी का जो लुत्फ है, मजा है, वो अधूरा रह जाएगा। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी जुबान में सुन सकते हैं, खासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक है। और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफर है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का खजाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएं। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो जब पुलिस की टीम पूछताछ कर रही थी, उनमें से एक हेड कांस्टेबल वहां पे मौजूद था। हेड कांस्टेबल ने जैसे ये बात सुनी कि ये दिल्ली गेट की उस हनुमान मंदिर का ये पुजारी राहुल, उसे अचानक 4 साल पुरानी बात एक याद आ गई। उसने कहा मैं इसे जानता हूँ, अपने सीनियर से कहा। उसने कहा कैसे जानते हो? कहता 4 साल पहले एक महिला आई थी और उस महिला की बहन और बाकी लोग, वो महिला अपने पति को तलाक देकर यहाँ आई और इसके साथ रह रही थी लिव इन में। तो उसमें कुछ मारपीट के झगड़े हुए थे और उस झगड़े में उसी महिला ने, जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, उसने कंप्लेंट की थी। तो फिर ये थाने आया था, पुलिस ने इसको वार्न करके छोड़ दिया था। तो बोला मैं इसको जानता हूँ।
अब अचानक फिर हवलदार ने कहा कि उसके बाद एक लंबा अरसा हो गया, इसकी जो लिव इन पार्टनर है उसको किसी ने नहीं देखा। अब यहाँ तफ्तीश हो रही है मामले की, एक वेपन की, जिसमें वो पकड़ा गया। उधर हवलदार सुना रहा है 4 साल पुरानी 2020 की कहानी। अब पुलिस वालों को लगा कि ये क्या है, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा वो कौन थी, अब उसका कोई अता पता ना मिले। इससे पूछा फिर कि हाँ भाई बताओ, 4 साल पहले तुम थाने भी आए थे, तुम्हारी उसके साथ झगड़ा था। बोला हाँ साहब, उसके बाद मुझे नहीं मालूम, वो कहीं जयपुर वयपुर चली गई छोड़कर। शादी तो हमने की नहीं थी, लिव इन में रहते थे, झगड़ा हुआ और वो छोड़ के चली गई। अब पुलिस को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने कहा किसी तरह से उस महिला के रिलेटिव को ढूंढो। तो इत्तेफाक से उस थाने में जब शुरुआत में आई थी और वो महिला, उसका अपने पति से तब डिवोर्स नहीं हुआ था, झगड़ा चल रहा था, तो एक बार वो गायब हुई तो उसके लोग आए यहीं उदयपुर, तो किसी थाने में कुछ उन्होंने कंप्लेंट भी दी थी राहुल के खिलाफ। तो वो करते करते उस थाने से वो कागज और पते मिल गए। अब पुलिस पहुंची उस महिला की बहन के पास। तो महिला की बहन ने कहा कि हाँ मेरी 2020 में बात हुई थी, उसके बाद 2-3 बार मैंने कॉल किया तो राहुल ने कहा कि हम दोनों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने उसको कॉल नहीं किया, ना हमारी बहन ने कभी पलट के कॉल किया, तो हमें नहीं मालूम कहाँ है। अब बाकी रिश्तेदारों से ही पता किया गया, पता चला किसी के कांटेक्ट में नहीं है वो महिला। अब पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने अब राहुल से उस हथियार की बात तो साइड में रख दी, बोला कि ये बताओ उस महिला का सच क्या है, वो कहाँ है। वो बताता रहा कि वो जयपुर गई है, छोड़ गई, झगड़ा होता था। लेकिन फिर पुलिस को डाउट था तो पुलिस ने अच्छी खासी खातिरदारी की। जब खातिरदारी हुई तो फिर राहुल टूट गया और उसके बाद उसने एक ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी यूं है। हुआ ये कि बात 2019 की है। 2019 में तब राहुल ने एक दिल्ली गेट पे एक मंदिर, हनुमान मंदिर, वहां पे वो पूजा पाठ करवाता था। तो एक रोज वो मंदिर में था, तभी उसने देखा एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ उस मंदिर में आई और एक जगह बैठी हुई है और महिला रो रही और बच्चे भी रो रहे हैं। तो राहुल उसके पास गया, उसने पूछा क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा हमारा पति से झगड़ा हो गया, हमारा तलाक का मुकदमा चल रहा है और मैं गुस्से में अपने बच्चों को लेकर तो आ गई हूँ, पर मैं इस शहर में अनजान हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ और हमारे पास पैसे भी नहीं, क्योंकि मैं गुस्से में अचानक आई और हमें भूख लगी है। राहुल ने इंसानियत के नाते कहा कि अच्छा रुको। उसने उस महिला को और उसके दोनों बच्चों को खाना वाना खिलाया। इसके बाद 1-2 दिन तक वो महिला उसी मंदिर में रही। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकते हो। 2-3 दिन के बाद वो महिला वहाँ से चली गई राहुल को धन्यवाद देकर। उसके बाद बात आई गई हो गई। करीब 2-3 महीने बीत गए। 2-3 महीने बाद एक रोज़ वो महिला फिर वापस आती उसी मंदिर में। इस बार वो अकेली थी, उसके दोनों बच्चे उसके साथ नहीं थे। राहुल उसको पहचान गया। उसने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। उसने कहा हमारा फैसला आ गया अदालत का, पति से हमारा डिवोर्स, तलाक हो चुका है और अदालत के फैसले के मुताबिक मैंने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं कहाँ पालूं, दोनों बच्चे अपने पति को सौंप दिए। तो बोला अब तुम क्या करोगी। बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां से निकलना था, मैं निकल कर आ गई और इस शहर में सिर्फ तुम्हें जानती। अब इधर चूंकि 1-2 दिन उधर रहा था राहुल, फिर ये जब लौट कर आई तो मन ही मन राहुल को उससे प्यार हो गया और वो महिला भी उस राहुल को चाहने लगी। दोनों ने इजहार किया। फिर ये हुआ कि अब कहाँ रहे। तो राहुल ने उदयपुर के बाहर एक जगह है राजसमंद, वहां पे एक अपार्टमेंट में 2 कमरे किराए पर ले ली। अब दोनों लिव इन में रहने लगे। 2019 की बात है ये। ठीक ठाक साल भर गुजर गया। इस दौरान में फिर राहुल ने मंदिर से हटकर अपने चाय की पत्ती का कारोबार शुरू किया। वो डीलर बन गया उसका, होलसेल का। साल भर बीता, 2020 आ गया। फिर कोरोना देखिए एक और कहानी लेकर आता है। 2020 जब आया तो कोरोना ने दस्तक दी। कोरोना ने दस्तक दी तो पूरे दुनिया के साथ अपने देश में लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन लगने लगा तो जिस अपार्टमेंट में राहुल और वो महिला जिसका नाम भानुप्रिया है वो रहते थे, वहां के लोगों को पता चल गया था सरकार का ऐलान कि भैया लॉकडाउन है। तो सब घबरा कर जितने लोग थे वो अपने अपने गाँव घरों को लौट गए और राजसमंद के उस अपार्टमेंट में जिसमें राहुल रहता था अब सिर्फ यही 2 लोग थे, बाकी सबने खाली कर दिया। मकान मालिक भी कहीं और रहता था। तो पूरे अपार्टमेंट में यही दोनों, हर तरफ लॉकडाउन, अब बंद, बाहर का कारोबार भी बंद, तो घर में ही रहना। तो इस तन्हाई के आलम में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो दिन भर दोनों घर में बंद और झगड़ा शुरू हो गया।
अच्छा, इसी दौरान साथ रहने के दौरान पता चला कि राहुल को कि भानुप्रिया को बीच-बीच में कुछ दौरा पड़ता है, और शायद मिर्गी का दौरा था। तो जब वो दौरा पड़ता तो भानुप्रिया और ज़्यादा गुस्से में आ जाती और फिर दोनों में झगड़ा होता। झगड़ा धीरे-धीरे बढ़ने लगा। शायद उसकी वजह ये थी कि दोनों चौबीसों घंटे साथ थे। तभी तारीख आई 20 मई 2020, 20 मई 2020, रात का वक्त था। खाना खाने के बाद किसी बात पे फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा लंबा खिंचता गया। उस वक्त लॉकडाउन, पूरी बिल्डिंग खाली। लगभग 2 बज गए। 2 बजे तक दोनों झगड़ते रहे और इस लंबे झगड़े के बाद राहुल को अचानक गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों हाथों से भानुप्रिया का गला दबाना शुरू किया और तब तक दबाता रहा जब तक कि भानुप्रिया की मौत नहीं हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने भानुप्रिया को टटोला, तब तक उसका गुस्सा शांत हो चुका था। उसने देखा कि अब तो उसकी सांसें नहीं चल रही। अब वो घबरा गया, क्योंकि सब कुछ उसने गुस्से में किया था। ज्यादातर ऐसे केसेस गुस्से में ही होते हैं। तब गुस्सा उतर चुका था क्योंकि वो मर चुकी थी। अब एक डर पैदा हो गया कि हाथ से कत्ल हो गया, अब क्या करें। अब इसी डर और घबराहट में वो उसी कमरे में बैठा रहा जिस कमरे में भानुप्रिया की लाश पड़ी थी। 1-2 घंटे तक उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। पुलिस के पास जाऊं, लाश छुपाऊं तो कैसे छुपाऊं, बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि लॉकडाउन है। उस वक्त पुलिस भी रहती थी कि बेवजह कोई घूम रहा हो तो पकड़ लेते थे। तो अजीब परेशान हालत में वो कमरे में ही टहलता रहा। तो उसे 3-4 बज गए। फिर उसने अपना ध्यान हटाने के लिए अपना मोबाइल निकाला। राहुल को एक ही शौक था और वो था क्राइम शो देखने का, और वो भी क्राइम पेट्रोल। अब उसने अपने मोबाइल में बहुत सारे शोज को जो उसका पसंदीदा था या तो फिर डाउनलोड करके रखता था या फिर वो यूट्यूब के थ्रू देखता रहता था। तो 20 मई जो 21 मई की रात में बदल गई थी। कमरे में लाश पड़ी है, 2-4 घंटे बीत चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाश का क्या करें। उसने अपना आइडिया लेने या ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल खोला यूट्यूब पे और सीधे क्राइम पेट्रोल के शो निकालने लगा। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, कि जैसे उसने खोला, जो उसने पहला एपिसोड देखा उसके मोबाइल पे जो ऊपर में आ रहा था, वो था क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नंबर 774, 774। इत्तेफाक से ये एपिसोड मैंने भी देखा, क्योंकि इसकी कहानी मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। आखिर में बताऊंगा वो कहानी कौन सी थी। तो अब उसने देखना शुरू किया। उसने देखा 774 है। उसने यूं ही खोल दिया और अब देखने लगा। अब फिर कहूंगा कि इत्तेफाक या क्या, कि इस एपिसोड 774 की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक ड्रम है नीले रंग का, एक महिला की लाश पड़ी है, एक शख्स उसकी लाश को घसीट कर उस ड्रम में रख रहा है, उस ड्रम को सीमेंट और बाकी चीज़ों से पैक कर रहा है और फिर ड्रम को उसी तरह से सीमेंटेड पूरा पैक कर देता है। और फिर बाद में कट सीन दिखाता है कि वो ड्रम एक नदी किनारे कहीं पड़ी हुई है, फिर पुलिस की टीम है, ड्रम खोला जा रहा है और लाश निकलती है। अब ये एपिसोड 774 जैसे ही देखा राहुल ने, अचानक उसे आइडिया मिल गया। उसे लगा कमाल है, अगर इसी तरह मैं करूं तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। बस इस एपिसोड ने उसको रास्ता दिखा दिया। अब वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। लॉकडाउन में ज़्यादातर दुकानें बंद थी, कंस्ट्रक्शन का काम बंद था, लेकिन उसे पता था आसपास में कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहाँ पे सीमेंट है, कहाँ बालू है। तो वैसे ही वो, ये छोटी जगह थी, इतनी सख्ती भी नहीं थी। तो एक के पास गया, उसने कहा मुझे 1 बोरी सीमेंट चाहिए। वो 1 बोरी सीमेंट लेकर घर आ गया। अपार्टमेंट खाली है, कोई देखने वाला है नहीं। अब घर आता है और इत्तेफाक से उसके घर में भी एक खाली ड्रम था। उस ड्रम में उसने बर्तन और बाकी कबाड़ की चीज़ें डाली हुई थी। वो ड्रम खाली करता, सारा सामान बाहर निकालता है। अब पहले उस सीमेंट का लेप बनाता है, उस लेप से ड्रम के चारों तरफ पुताई करता है, लेप लगाता है। उसके बाद अब उस ड्रम के अंदर भानुप्रिया की लाश रख देता है। लाश रखने के बाद अब फिर ऊपर से सीमेंट डालता है, फिर पानी डालता है, फिर सीमेंट का लेप लगाता है, फिर ढक्कन रखता है, ढक्कन को भी सीमेंट से एक तरह से पैक कर देता है और अब ड्रम के सूखने का, उस सीमेंट का इंतजार करने लगता है। अब पूरा ड्रम एकदम हार्ड सीमेंट के साथ फिर तो आप जैम पैक हो गया एकदम। अब उसे लगता है ना बदबू आएगी, ना किसी को पता चलेगा, ड्रम कमरे के अंदर है, कौन तलाशी लेने आएगा। वो बेफिक्र हो गया। इसके बाद कमरे में ही ड्रम रखा हुआ है और वो अपने रोजाना की जिंदगी जी रहा है। वहीं सो रहा है, वहीं खा रहा है, ड्रम रखा हुआ है। फिर वो बाहर जा रहा है, कहीं और जाता है। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन फिर इस वक्त बीतने के साथ साथ उसके अंदर एक डर भी था कि हमने सब कुछ तो कर दिया है,
लेकिन कभी ना कभी पुलिस मुझे ढूंढ लेगी। तो उस चीज से बचने के लिए, और चूंकि ये एक बहुत वक्त तक पूजा पाठ का काम किया, भगवान की पूरी आस्था थी, तो अब ये अपने घर का दरवाजा बंद कर अलग अलग मंदिरों में जाता, वहां जाकर प्रायश्चित करता, क्योंकि उसे एहसास था कि उसने क्राइम किया है। वहां जाकर मन्नतें भी मांगता कि ऊपर वाला मुझे पुलिस और कानून से बचा लो। तो ये मंदिर मंदिर भटकता, फिर वापस आता, अपना काम करता और फिर उसी घर में रहने लगता। जब वक्त बीतना शुरू हो गया, साल बीत गए, तो अब राहुल को लगा कि अब कोई कानून पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती, इस ड्रम का राज कभी बाहर नहीं आएगा। 1.5 साल अब बीत चुके थे। अब जून 2022 आ गया और ये बात है 2020 मई की। तो लगभग 1.5 साल, बल्कि 1.5 साल भी नहीं, 2 साल। तो जून 2022 राहुल अपने गांव गया हुआ था। इस दौरान में अब मकान मालिक आया हुआ था और अपना उसका एक कमरा था, वो उसमें रुका हुआ था। राहुल ने बस एक गलती की थी। गलती ये की थी कि उसने जब सीमेंट लाया और पूरे ड्रम में उसने लेप लगाया, तो ड्रम का जो पेंदा है, जो निचला हिस्सा है, उस पर उसने सीमेंट नहीं लगाया था। अब और वैसी लाश रख दी। अब 2 साल हो गए, उस जगह पर पानी भी गुजरा, बाकी ड्रम पुराना भी हुआ, लाश से कुछ रिसाव भी हुआ होगा। तो उन सारी चीजों की वजह से ड्रम का जो निचला हिस्सा पेंदा है, उसमें कुछ होल हो गया और उस होल या जंग लग गया। जंग लगने की वजह से कुछ रास्ते बन गए नीचे, तो अब ड्रम के अंदर की बदबू बाहर आने लगी। इत्तेफाक से मकान मालिक वहीं था, उसने देखा कहीं से बदबू आ रही है, उसने चारों तरफ चेक कर लिया, कहीं से नहीं, ऊपर नीचे सब। फिर वो जब करीब गया तो उसने देखा कि जो कमरा राहुल ने किराए पर ले रखा है, उस कमरे से बदबू आ रही है। जब उसे यकीन हो गया तो उसने फौरन राहुल को फोन किया और कहा कि तुम्हारे कमरे से बदबू आ रही है, पता नहीं कोई चूहा मर गया या क्या है, और चाबी तुम्हारे पास है, तो आकर तुम फौरन सफाई करो, क्योंकि यहाँ रहना मुश्किल हो गया। अब राहुल को मालूम था कि उस कमरे में ड्रम है, ड्रम में लाश है। उसे डर लगा कि कहीं ड्रम फट गया या कुछ हो तो नहीं गया, राज खुल जाएगा। इसलिए फोन आते ही वो बदहवास भागा वापस अपने घर गया। उसने कहा मैं सफाई करता हूँ। उसका रूम खोला, मकान मालिक आया, ड्रम भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन उसके बाद उसने साफ सफाई पूरी कर डाली, पर बदबू नहीं गई। अब रात को उसने सोचा कि ये बदबू इसी ड्रम से ही आ रही। उसने देख लिया, उसने ये भी देख लिया कि ड्रम का एक हिस्सा फट गया है। अब सीमेंटेड, ऊपर से लाश, ड्रम का वजन काफी ज्यादा। उसने सोचा कि इस ड्रम को ले जाकर कहीं फेंक देंगे, लेकिन फेंकने के लिए कुछ सहयोगी चाहिए, कोई साथी चाहिए। अकेले उससे उठा नहीं जाता, और ना उठाया। उसने उठा के देखा तो लगा कि ये बहुत भारी है। मजबूरी में उसने अब मकान मालिक को अपना राजदार बनाने का फैसला किया। उसने बुलाया और कहा कि देखो, इस ड्रम से ही बदबू आ रही है और इस ड्रम में एक लाश है, और लाश भानुप्रिया की है। मकान मालिक भानुप्रिया को जानता था। ये सुनते ही मकान मालिक की हालत खराब हो गई। उसने कहा कि हम दोनों बच सकते हैं, इस लाश को ठिकाने लगा दे, क्योंकि पुलिस पूछेगी इतने साल से यहाँ लाश है, मैं तो बाहर भी था, आप यहाँ हो तो मैं बता दूंगा कि तुम भी इसमें शामिल थे। मकान मालिक भी घबरा गया। उसके बाद उसने कहा ठीक है। इनके घर के पीछे बहुत सुनसान इलाका था, और जहाँ पे एक घर था राजसमंद में, उसके बस पीछे के इलाके के बाद हिली एरिया शुरू हो जाता था, पहाड़ वहाड़ थे। तो अभी जून 2022 की बात थी, कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं। तो एक शाम दोनों ने देखा और ड्रम निकाला। कुछ लोगों ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कबाड़ है, जंग लग गई है, फेंकना है। और सन्नाटे में दूर जहाँ पे कोई नहीं था, ड्रम को ले गए, और वहां ले जाने के बाद लकड़ी और बाकी चीज़ों से ड्रम के निचले हिस्से थे, पेंदे से उन्होंने वो एक एक कर बॉडी के जो टुकड़े थे वो बाहर निकाले। साथ में पेट्रोल ले गए थे, उन सारी चीज़ों से उसको जला दिया, और बाकी जो बची कुची हड्डियाँ थी वहीं पर एक नदी बहती है, उस नदी में उन्होंने फेंक दिया। इत्तेफाक से उस वक्त नदी का बहाव बहुत तेज था, उस वक्त भी और उसके आने वाले कुछ महीनों में भी। अब बाकी बचा ड्रम। इन्होंने कहा एक साथ एक ही जगह सब कुछ करेंगे नहीं। अब वो ड्रम को लेकर 7-8 किलोमीटर दूर वहां से गए, और वो भी ड्रम एक नदी के जाकर आगे फेंक दिया। तो ड्रम भी पानी में, सबूत भी पानी में, और उसके बाद ये चले आए। और उसके बाद आराम से रहने लगे। जून 2022, कत्ल करने के 2 साल के बाद ड्रम फेंका, और अब उसके बाद लगभग फिर 1.5 साल या 2 साल और बीत गया। अब 24 आ गया, और 20 जनवरी को पुलिस को खबर मिलती है कि एक बंदे के पास हथियार है। हथियार के लिए उसको उठाती है, पूछताछ करती है, और इस तरीके से 4 साल पुराने एक ड्रम और उस ड्रम में कैद उस लाश की कहानी सामने आती है। गिरफ्तारी के बाद बाकायदा राहुल से पूछा जाता है,
और राहुल के जो शुरुआती स्टेटमेंट आया जब वो पकड़ा गया, तोते की तरह कह रहा हाँ जी मैंने मारा, ऐसे किया वैसे किया, सब कहानी बता दी। पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने मीडिया के सामने पेश भी कर दिया। अब इसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया पुलिस रिमांड लेने के लिए। तो जब रिमांड लेने के लिए पेश किया गया तो अब राहुल को वकील भी मिला। तो वही राहुल जो कुछ घंटे पहले तक मीडिया में कह रहा था कि मैंने मारा, जब कोर्ट में उससे रिपोर्टर ने पूछा कि आपने कैसे मारा, तो उसने कहा मैंने कब मारा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। क्योंकि उसे उसी वक्त वकील ने कहा था कि उतना ही बोलो जितना मैं कह रहा हूँ। हर वकील यही करते हैं ताकि मुवक्किल का केस ढंग से लड़ सके। तो अब राहुल पलट गया 24 घंटे से कम वक्त में। अब वो कह रहा मैंने नहीं मारा। अब पुलिस के पास राहुल है और एक मकान मालिक है, इन दोनों के बयान है, सबूत के नाम पर कुछ नहीं है, न हड्डियां हैं न बाकी राख है। कुछ 4 साल लंबा अरसा होता है, इस दौरान में बारिश भी आई, पानी भी, बहाव भी तेज, वो ड्रम भी नहीं मिला है। 4 साल में घर के सब कुछ अच्छे खासे से सफाई हो गई। तो फॉरेंसिक ने जो उठाया है वहां से एविडेंस, वो भी कितना कारगर है मालूम नहीं। अभी मौका या वारदात जहां इन्होंने जलाया था वहां से भी ऐसा कुछ मिलेगा जो पुख्ता ये कर सके कि हाँ जी ये किसी लाश का हिस्सा था। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये है कि उदयपुर या फिर राजसमंद पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग केस है। उनको पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ भानुप्रिया अब इस दुनिया में नहीं, उसकी मौत हो चुकी है और उसका कत्ल किया है राहुल ने। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सामने राहुल को मौका मिलेगा। तो पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य या सबूत अब उसके बेस पे होगा कि इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसे किया और इसने वैसे किया, यानी जो भी सर्कमस्टेंस कह रहे हैं। लेकिन अदालत सिर्फ ऐसे केसों को भी मानती है, लेकिन सबूत जरूरी है। अब वो सबूत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऊपर वाला जाने। तो ये थी आज की कहानी और इसमें कोई शक नहीं, इस कहानी के एंड में कहता हूं कि हाँ कई बार क्राइम के शोध आइडियाज दे जाते हैं, कम से कम ये कहानी इसकी मिसाल है। अब जो एपिसोड उसने 774 देखा क्राइम पेट्रोल का, वो कहानी थी एक ऐसी कहानी जो मुझे याद है मैंने अपनी कहानी में 1000 एपिसोड जब हुआ था, 1000, बल्कि मैं दीपक से कहूँगा आखिर में ये लिंक डाल दें, 1000वां एपिसोड क्राइम तक का। उसमें कहानी थी साउथ की कि एक नीले रंग के ड्रम में एक लेडी की लाश मिलती है। वो लाश भी 1.5-2 साल पुरानी थी। अब उस लाश के साथ कोई शिनाख्त नहीं हो सकती थी, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान जो हड्डियों के जो फॉरेंसिक ने देखा, एक पैर के एंकल से एक स्क्रू मिलता है। वो स्क्रू इस बात की गवाही देता है कि कभी न कभी इसके पैर का फ्रैक्चर हुआ था और ये ऑपरेशन के दौरान लगाया गया। अब उस एक स्क्रू के जरिए कैसे पुलिस की टीम उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और कैसे उसकी सच्चाई को सामने लाती है, वो पूरी कहानी है ड्रम की। वही एपिसोड क्राइम पेट्रोल पर दिखाया गया था। तो वो एपिसोड आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो क्राइम तक के आज की कहानी के लास्ट में लिंक जो है मैं दीपक से कहूंगा वो लगा देंगे। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज संतोष वराडे जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संतोष जी। और ये भेजा है भौमिक वराडे ने, उनके फादर हैं। साथ ही देवलीना तालुकदार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे देवलीना। और ये भेजा है अतानु गोस्वामी ने, अतानु जी की पत्नी है देवलीना। कृष्णा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कृष्णा। और ये भेजा है इनके मम्मी पापा ने और पूरे आज तक क्राइम तक फैमिली की तरफ से कृष्णा आपको जन्मदिन की बधाई। इसके अलावा अनु, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनु। और भेजा है ये करिश्मा ने। साथ ही गुलशन कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुलशन। और भेजा है राजीव ने। इसके अलावा मोहम्मद कासिम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कासिम। और ये भेजा है इम्तियाज ने। साथ ही सुनैना, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुनैना। और ये भेजा है अनिल कुमार ने। इसके अलावा रमेश उपाध्याय, इंग्लैंड से हैं ये, और इनका एक सवाल है, और 1-2 लोगों ने और भी ये पूछा था। इनका सवाल ये है कि जब क्रिमिनल अपील करते हैं कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ, शायद मैंने इसका पहले भी जवाब दिया, तो वकीलों का बिल कौन पे करता है? तो रमेश उपाध्याय जी, इसकी 2 चीजें हैं। एक ये कि अगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना है तो एक तो पहले उसी को जाना पड़ेगा जो क्रिमिनल है। अब 2 रास्ते हैं। एक, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वो खुद अच्छे लॉयर को ढूंढते हैं और फी देते हैं बाहर जो उनके घर वाले मौजूद हैं। दूसरा ये है कि आपको अपील करना और आपके पास पैसे नहीं है, आप इस लायक नहीं है, तो आप उस जेलर को, जिस जेल में आप बंद हैं, एक कहेंगे कि मुझे अपील करना और मुझे एक लॉयर दिया जाए। तो बाकायदा फिर सरकार उनको वकील देता है और वो उस वकील के थ्रू अपनी अपील को दायर करते हैं।
तो ये पूरा सिस्टम है। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए जेलर या बदमाशी कोई करता कि अपील ही नहीं करे, सब फॉर एग्जाम्पल एक को फांसी हुई, लोअर कोर्ट ने फांसी दे दी, अब उसने कहा भाई हाई कोर्ट में अपील करना, पैसे हैं नहीं, आप करवा दीजिए, जेलर ने नहीं कराया। अब उसके बाद लंबा चलता रहा, फिर ये हुआ कि भाई इतना टाइम हो गया, इसने तो अपील नहीं किया, इसको लटका दो। तो जेलर का अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसी फांसी की बात आती है तो फिर ये होता है कि नहीं हाई कोर्ट ने दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसकी पूरी हिस्ट्री केस की निकाली जाती है उसकी कोर्ट की, या प्रेसिडेंट के पास गया कि नहीं गया, उससे कितने अभी तक मतलब लाइफ लाइन बाकी है। तो जैसी वो सच्चाई सामने आती है तो वो बोल देता है कि साहब हमने तो अपील करने के लिए कहा था, जेलर साहब ने फाइल ही आगे नहीं बढ़ाई, हमारे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने वकील नहीं दिए, तो फिर उस जेलर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए ऐसा होता नहीं है जनरली। और जेलर और हर हफ्ते लीगल की टीम जो सरकारी होती, वो लगभग एक चलन है कि हर जेल में जाते हैं और वहाँ कैदियों से, उसको कहते हैं लीगल एड, तो वो जाकर हर कैदी से कि किसी को कोई वकील की ज़रूरत है, कोई केस किसी का है, किसी को बेल मिल गई है, बेल बाउंड भरने के लिए कुछ नहीं है, तो वो लीगल टीम पूरी हेल्प करती है और ये पूरे देश के हर जेल में है। तो ऐसी भी अंधेर नगरी नहीं है, तो मदद मिलती है। आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपको सरकारी वकील मिलता है। शरीफ जाफरी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। सुभाष वर्मा, थैंक यू सो मच, और मैं हमेशा इनका नाम गलत ले लेता था, आज मैंने सही लिया है। अंकित पांचाल, थैंक यू सो मच अंकित। इसके अलावा प्रोफेसर अर्चना राठौर जी, थैंक यू सो मच, आपके इस मेल के लिए हौसला बढ़ता है। इसके अलावा नंदन भटानी, एक कहानी की फरमाइश की है और जल्दी सुनाऊंगा, ये गुजरात से हैं लेकिन स्पेन में रहते हैं। संजीव बंसल, थैंक यू सो मच आपका भी। मनोज टोनी, एक कहानी की फरमाइश की